कीरतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में हरीश नाम का एक आदमी रहता था जो बड़ा गरीब था, लेकिन बड़ा नटखट था। साथ ही उसका रंग भी काले गुलाब जामुन की तरह बिल्कुल काला था। उसके रंग की तरह उसकी जिंदगी भी एकदम बेरंग थी। उसका काला रंग देखकर ही लड़कियां उससे दूर भागती थी। घर में उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ रहती थी, लेकिन उसमें एक खासियत थी कि उसके जैसा ऑमलेट पूरे गांव में कोई नहीं बना पाता था। जब वो बाजार में अपना ठेला लगाकर खड़ा था, तभी उसके पास गांव की सविता भाभी आती है। उसे आता देख हरीश जल्दी से अपना चेहरा साफ करता है। उसे देख सविता बोलती है, क्या बात है हरीश जी, आज तो आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं। बस क्या बताऊं, आपकी ही कृपा है। वो तो मैं बंठन कर नहीं रहता, नहीं तो इस गांव की लड़कियां पागल हो जाए मुझे देखकर। वैसे आपको देखकर तो मेरी सुबह ही बन गई। तुम भी ना हरीश जी। अच्छा, अब मेरे लिए बढ़िया सा ऑमलेट बना दो, वो भी बढ़िया सा नमक मिर्च डालकर। अरे आप कहो तो उसमें सोना चांदी डाल दूं। उसकी जरूरत नहीं है हरीश जी, वो तो मेरा ऑमलेट खाने का मन था इसलिए मैं यहाँ आ गई। आपके हाथों का ऑमलेट तो मुझे वैसे भी बड़ा पसंद है, लेकिन वो क्या है ना, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, आपसे पैसे मांग कौन रहा है, आप तो मुफ्त में ही खाइए। सविता बड़ी चालाक थी। वो हमेशा ऐसे ही उससे मीठी मीठी बातें करके फ्री में ऑमलेट खा जाती। ऑमलेट खाकर सविता वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सविता का पति बबलू हरीश के ठेले पर ऑमलेट खाने आता है। हरीश को बबलू बिल्कुल भी पसंद नहीं था। थू 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 थू, है? कितना घटिया आमलेट बनाया है। मैंने तुझसे आमलेट मांगा था, लेकिन तूने तो मुझे नमक मिर्च में डूबा हुआ आमलेट पकड़ा दिया है। आमलेट में इतनी मिर्च कौन मिलाता है भाई? पिछली बार भी तूने मेरे आमलेट में ढेर सारी मिर्च डाल दी थी। वो तो मुझे तेज भूख लगी थी इसलिए मैं जैसे तैसे खा गया था, लेकिन उसके बाद जो मेरी हालत हुई है, सारा दिन मैं संडास ही भागता रहा भाई, और मेरी लुगाई सविता मुझसे कोसों दूर भागने लगी। छी 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 छी, मुझे नहीं खाना तेरा ये आमलेट। हाँ, अरे यही तो मैं चाहता था, इसीलिए जानबूझकर डाली थी, ताकि सविता भाभी तुझसे दूर भागे और मेरे पास आए। ऐसे ही समय बीतता है और अब हरीश को अपनी शादी की चिंता सताने लगती है। माँ, कब तक तुम यूं बुढ़ापे में भी सारा दिन काम करती रहोगी? अपने लिए अब एक बहू ले आओ ना, जो तुम्हारी मदद करे। तू कहना क्या चाहता है? अरे मेरे लिए कोई लड़की देख लो ना और मेरा ब्याह करवा दो। लेकिन तुझसे शादी करेगा कौन? कितनी लड़कियां तू देख डाली। खैर सुन, मैंने सुना है कल अपने गांव के मंदिर में विवाह सम्मेलन है। इसमें बहुत सारी अनाथ लड़कियां भी आएंगी। क्या पता किसी लड़की का दिमाग घूम जाए और तुझसे शादी के लिए हाँ कर दे। सच में माँ, अपना फेशियल करवा कर आता हूँ कल्लू चाचा से। ये कहकर हरीश जल्दी से नाई की दुकान पर चला गया और अगले दिन सुबह सुबह जाग गया। हरीश अपनी माँ के साथ मंदिर चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ कई सारी लड़कियाँ आती हैं, जिसमें निधि नाम की एक लड़की भी होती है, जो कि दिखने में गोरी और सुंदर थी। उसे देखते ही हरीश उसे दिल दे बैठता है, लेकिन वो जानता था कि उस गुलाब जामुन को कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। लेकिन निधि को हरीश का मासूम चेहरा भा जाता है और वो हरीश से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। ये सुनकर तो हरीश बड़ा खुश हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो शादी के लिए हाँ कर देगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम। निधि हरीश से शादी कर उसके घर आ जाती है, लेकिन उसे देख सभी आस पड़ोस के लोग उसका मजाक उड़ाते। देखो तो हरीश की तो किस्मत ही जाग गई, इतनी सुंदर गोरी लड़की जो मिल गई। ये तो ऐसा लग रहा है मानो काले कौवे को हंस मिल गया हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन निधि को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रोज, अच्छा सुनिए ना, आज मेरे साथ बाजार चलिए ना, मुझे कुछ जरूरी सामान लेना है। हाँ चलो चलते हैं। हरीश निधि के साथ बाजार चला जाता है। जब वो बाजार जाते हैं तो निधि कुछ सामान लेने लगती है। तभी हरीश का एक पुराना दोस्त उसे मिलता है। अरे हरीश, क्या हाल है तेरे? है? अरे कोई लड़की मिली तुझे या अभी भी कुंवारा ही भटक रहा है? अरे वो। तभी निधि हरीश को आवाज लगाती है। उसे देख उमेश कहता है, अरे यार क्या कमाल है ये है कौन और तुझे कैसे जानती है? मेरी बात करवा देना इससे। है? अबे साले, वो तेरी भाभी है। क्या बात कर रहा है यार, तेरी तो लॉटरी लग गई जो इतनी सुंदर बीवी मिली है तुझे। लेकिन एक बात कहूँ, बुरा मत मानियो, तो इसका पति कम और नौकर ज्यादा लग रहा है। ये कहकर उमेश वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी ये बात हरीश के दिल पर लग जाती है और अब उसे हर वक्त यही डर सताता रहता कि कहीं उसकी बीवी उसको छोड़कर चली न जाए। इसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं, लेकिन सारी रात अब हरीश के दिमाग में यही बात चलती रही। एक तो मैं ठहरा काला कलूटा, ऊपर से गरीब। आमलेट बनाकर ठीक ठीक कमाई तो हो जाती, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपनी बीवी को महंगे महंगे कपड़े और मेकअप का सामान दिलवा पाऊं। अगर मेरे पास पैसे ना हुए तो ऐसा ना हो वो किसी और के साथ चली जाए और मैं हाथ मलता रह जाऊं। नहीं, मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि मेरी कमाई काफी बढ़ जाए और मैं अच्छे खासे पैसे कमा पाऊं। फिर हरीश ने एक तरकीब सोची और जब वो ऑमलेट के अंडे लेने पोल्ट्री फार्म गया
तो वो वहां न जाकर उसके सामने बेकार और सस्ते अंडे बेच रहे आदमी के पास जाता है, जिसकी ज्यादातर मुर्गियां बीमार रहती थी। जग्गा भाई, अगर 100 के 50 अंडे देते हो तो अभी ले लेता हूँ, बोलो। अरे नहीं नहीं, ये तो नुकसान वाला काम है भाई। दे दो जग्गा भाई, तुम तो जानते ही हो कि मेरा काम कितना अच्छा चलता है। अगर और भी मुनाफा हुआ तो सारे अंडे तुमसे ही लेकर जाऊंगा। ठीक है, ले जाओ, चलो। हरीश अपने ठेले पर उन बीमार मुर्गियों के सस्ते अंडे बनाकर बेचने लगता है, जिससे उसे अब अच्छा खासा मुनाफा होने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद उसके ग्राहक धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं। तभी वहाँ मदन जग्गा को लेकर आ जाता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जग्गा आधे दाम में संडे को बेच देता है, जिससे ये आप सबको आमलेट बनाकर बेचता है। अरे मैं तो कहता हूँ इसे पुलिस के हवाले कर दो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये सब मैंने अपनी शादी को बचाने के लिए किया। क्या मतलब? फिर हरीश उसे सारी बात बताता है। सब लोग यही कहते हैं कि हमारी जोड़ी कौवे और हंस की जोड़ी है, और मुझे लगा कि एक दिन कहीं तुम मुझे छोड़कर चली न जाओ, इसलिए मैंने ये सब किया ताकि ज्यादा पैसा कमा पाऊं और तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे पाऊं। तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, और मुझे तुम्हारे रंग से कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही तुम्हारे पैसों से और ना लोगों की बातों से। सच कहूँ तो तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो। बस तुम ये लालच का काम छोड़ दो और ईमानदारी से पैसे कमाओ। ये सुनकर हरीश खुश हो जाता है और सभी गांव वालों से माफी मांगता है। अब हरीश पूरी ईमानदारी से अंडा ऑमलेट बनाकर बेचता है और अच्छे खासे पैसे कमाता है।